बच्चों जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो ई की बात आई थी उसको हमने पढ़ा था स्ट्रेस या प्रतिबल अपॉन स्ट्रेन यानी कि विकृति। तो अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के आधार पर ये तीन तरह के हो जाते हैं, क्योंकि तीन तरह के स्ट्रेस हो जाते हैं। तो वो स्ट्रेस क्या क्या होते हैं देखो। जैसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का अर्थ क्या हुआ कि जो लंबाई में जो हम जब लंबाई के अनुदिश जब फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले वाले के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, इसमें फोर्स क्या होगा या स्ट्रेस कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। तो उसके आधार पर जो पहला वाला बनता है वो कौन सा है, यंग्स मॉडुलस। तीनों को हम पढ़ेंगे। तो पहला वाला जो हमने यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी को कर रहे हैं, इसमें जो हमारा स्ट्रेस है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य का अर्थ हुआ कि जैसे ये लंबाई है तो फोर्स क्या होगा, इस लंबाई के अनुदिश लगा होगा इसी डायरेक्शन पे, ठीक है। तो जब स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल होगा तो स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। ये है बहुत सिंपल। मान लीजिए कि ये एक वायर है और इस वायर को हमने दोनों ओर से फोर्स लगा के खींच देना है, तो इसकी लंबाई में ही परिवर्तन आएगा। तो फोर्स भी कैसा लगेगा, हमारा लंबाई के अनुदिश ही लगेगा। तो नॉर्मली ये कंसेप्ट है किसी वायर के लिए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है जिसको आपने इस तरह से लटका रखा है। मान लीजिए कि इस वायर की इनिशियल लेंथ कितनी थी, कैपिटल एल थी। अब हमने क्या करा, जब इस पर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद इसकी लंबाई मान लिया बढ़ के कितनी हो गया, चेंज जो लंबाई में आ गया वो स्मॉल एल का आ गया। ठीक हो गया। हालांकि एक कंसेप्ट तो ये भी कहते हैं कि जब हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी पतला हो जाएगा। ये पतला हो जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम ये माना है कि वायर की मोटाई लगभग नेग्लेजिबल है। और जो हम ये जितने भी पढ़ते हैं ये सब किसके लिए पढ़ते हैं, फॉर शॉर्ट स्ट्रेन यानी कि लघु विकृतियों की। जो यंग्स हुक्स का लॉ था उसकी कंडीशन ही ये थी कि वो लघु विकृति या शॉर्ट स्ट्रेन्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये स्ट्रेन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसके केस में हम लोग ये मान सकते हैं कि देयर विल बी नो चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मान लिया कि लंबाई में चेंज एल आ गया, तो इस पर फोर्स लगा, ठीक है ना। अब मान लिया कि ये सपोज कीजिए हमने लटकाया, इस पर एम जी वेट लटका दिया, ठीक है ना। इसके वेट यहाँ से जो हमने लंबाई में जो वेट लगाया, कितना वेट लटका दिया, मान लिया एम जी वेट लटका दिया। तो एम जी वेट लगाने से माना ये सारी प्रोसेस हुई। आप चाहें तो इसको फोर्स भी ले लीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहें तो इसको एफ लेके भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम वेट लगा के, क्योंकि वेट को बढ़ाने पर ही सारी इलास्टिसिटी की कंसेप्ट चली है, तो हम ये मानेंगे कि हमने यहाँ से एम जी वेट लगाया जो कि एक फोर्स का काम करेगा। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक तो स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस कौन सा होगा भाई, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वो वही हो गया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो गया एम जी, एरिया हो गया, मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन, इसकी लेंथ, इसका जो रेडियस है माना हुआ आर हो, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये वायर जो है इस एंड पे अगर हम वायर की बात करें तो इसकी एक रेडियस होगी, ये सर्कुलर होगा। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन होगा, या जिसको हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति, वो कितनी हो जाएगी, लंबाई में परिवर्तन एल हो गया अपॉन इनिशियल लंबाई। और अब की बार जो वहाँ पे ई होता था, ई बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो उसकी जगह ई की जगह कौन आ जाएगा, वाई। क्योंकि ई तीन तरह के होते हैं, बताया ना, पहला वाला हम पढ़ रहे हैं वाई। तो वो हो जाएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस की जगह क्या आ जाएगा, एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। स्ट्रेन की जगह पर एल अपॉन कैपिटल आर, ये ऊपर चला जाएगा, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला टाइप का जो फॉर्मूला है उसको पढ़ लेंगे। बाकी आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन वही आएगी जो फोर्स अपॉन एरिया की, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। तो बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, या रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। लेकिन देखने में हमें जो नॉर्मली लगता है, अगर हम स्टील या रबर को खींचे तो रबर बहुत ज़्यादा खींचता है, तो देखने में तो क्या लगता है कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है। लेकिन इसका इलास्टिसिटी का संबंध खींचने से नहीं है,
इलास्टिसिटी का संबंध मैंने पहले ही बताया था, वो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स के साथ। जो हमने पहला वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी की लिमिट क्या होती है, कि जो फोर्स की वैल्यू है, कि किस फोर्स का अधिकतम मान जिस पर वो बॉडी अपने को रिगेन कर लेती। मीनिंग क्या है, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे एक वायर ये है और ये दूसरे मटेरियल का वायर है। माना ये वायर, जैसे सपोज कि ये रबर है, तो रबर माना 10 न्यूटन और एक दूसरा वायर लिया, इस पर हमने माना 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। माना ये 10 न्यूटन पर ही अपने को रिगेन कर पा रहा है, 10 से 11 न्यूटन होने पर ये अपने को अपने शेप को पुनः प्राप्त नहीं कर रहा। और ये दूसरा जो वायर है, माना ये खींच कम रहा है लेकिन ये 15 न्यूटन तक अपने को रिगेन कर ले रहा। तो हम किसको ज़्यादा इलास्टिक कहेंगे? इस 15 वाले को, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स में भी लगाने के बाद भी अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले रहा है। और ये 10 न्यूटन पे अपनी प्रारंभिक अवस्था को ही प्राप्त करा, 10 के आगे प्राप्त नहीं करा, हालांकि खींच माना ये ज़्यादा रहा था। और क्लियर समझना है तो ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने इसमें इस वाले वायर में हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया फर्स्ट वाले वायर में, और ये माना इतना खींच रहा है, और इसके बाद ये अपने को 10 के बाद जब ये 11 न्यूटन का फोर्स हो रहा है, ये अपने को रिगेन नहीं कर रहा है। और जो दूसरा वायर है जो भी माना इतनी लंबाई का था, इस पर हमने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया और सिर्फ इतना ही खींचा, लेकिन ये 15 न्यूटन तक अपने को क्या कर ले रहा है? रिगेन कर ले रहा है। तो ये ज़्यादा इलास्टिक होगा, चाहे ये खींच कम रहा है। तो बच्चों अब इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली क्या है, हमारे पास दो वायर है, मान लिया पहले हम स्टील की बात करें तो दोनों में माना हमने बराबर फोर्स लगाया, और दोनों वायर जो है, माना ये स्टील का वायर है, इसकी लंबाई भी एल थी, और ये रबर का वायर है, इसकी लंबाई भी मान लिया एल ही थी। ठीक है तो पहले स्टील की बात करते हैं। माना स्टील की लंबाई में अब जो चेंज आया वो एल एस आ गया, ये जो परिवर्तन आया ये एल एस हो गया। अब रबर की बात करी तो रबर में मान लिया सेम फोर्स हमने लगाया और माना वहाँ पर चेंज एल आर आ गया। अब जैसा कि आपको पता है रबर नॉर्मली ज़्यादा खींचता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी किससे बताया मैंने कि कौन ज़्यादा फोर्स लगाने पे अपने को रिगेन कर लेता है। और या दूसरे शब्दों में अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका वाई एस, जैसे वाई एस और वाई आर है, अगर माना वाई एस वाई आर से बड़ा आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ है। और अगर वाई आर वाई एस से बड़ा आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? रबर ज़्यादा इलास्टिक है। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा। अब अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो देखिए क्या होता है, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल एस अपॉन एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल आर। तो देखिए ये कट जाता पूरा, ये पोर्शन भी कट जाता, तो एल आर ऊपर आ जाएगा और एल एस नीचे आ जाएगा। अब अगर हम इस कंसेप्ट को क्लियर करें तो वाई एस अपॉन वाई आर बराबर एल आर अपॉन एल एस। अब जैसा कि आपको पता है एल आर रबर ज़्यादा खींचता है, कॉमन सी बात है, हमने देखा भी है, तो एल आर बड़ा हुआ एल एस से, तो ये पोर्शन एक से बड़ा हो गया, तो इट मीन्स कि वाई एस बड़ा होगा वाई आर से, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा आ गया है। अब हमारा जो दूसरे तरह का कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि इसमें जैसे कि मैंने बताया था, जो पहले वाले में हमारा लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य विकृति थी, अब की बार जो प्रतिबल और विकृति दोनों हैं, वो प्रतिबल जो लगेगा अब की बार वो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। नहीं, कौन सा स्ट्रेस लगेगा अब की बार? नॉर्मल। यंग्स वाले में कैसा लगा था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगा था। तो इसमें क्या है कि जब किसी वस्तु के प्रत्येक पार्ट पर, कोई भी बॉडी है उसके प्रत्येक हर एक बिंदु पर, यानी कि ये तो मैं एक जगह दिखा रहा हूँ, लेकिन हर एक पार्ट पर परपेंडिकुलर फोर्स लगे, ठीक है। नहीं, हर एक पार्ट पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो एक तरह का क्या होता है, जब आप यूनिट पार्ट पर, यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या बनता है? वो प्रेशर बनता है। इसलिए मैंने इस सीधे इस पी को क्या कह दिया? पी इक्वल टू एफ बाई ए होगा, ठीक है। नहीं, तो परपेंडिकुलर फोर्स इसमें लगना है, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर करना है इस पॉइंट को, फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा। अब चूंकि वो यूनिट एरिया में लगेगा तो वो प्रेशर कहलाएगा। तो ये हर एक पार्ट में हम लोग इस तरह से लगाएंगे। तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस, क्या बन गया? प्रेशर बन गया। क्योंकि अभी तक अगर ये फोर्स ऐसा लगा होता तब वो प्रेशर ऑफ फोर्स अपॉन एरिया लिखना पड़ता, लेकिन ये कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर फोर्स यूनिट एरिया में लगा तो वो प्रेशर कहलाएगा। तो इससे क्या होता है, जब इस तरह का जब आप सभी बिंदुओं से इसको बराबर रूप से दबाएंगे तो इसका शेप नहीं बदलेगा, क्योंकि जब बराबर फोर्स लगेगा सभी दिशाओं से तो शेप नहीं बदलेगा। सिर्फ क्या बदलेगा?
इसका आयतन बदलेगा। तो मान लिया इसका इनिशियल वॉल्यूम v था और माना वॉल्यूम घट के या उसमें जो चेंज आया वो डेल्टा v का आ गया। तो जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है वो तो बन गया प्रेशर, ठीक है। और जो स्ट्रेन होगा जिसको हम क्या कहेंगे आपकी बार वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम में आयतन में होने वाला परिवर्तन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हिंदी में कहेंगे आयतन विकृति। वो क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, लेकिन ये साइन माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि इसको लगने के बाद इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो ये माइनस साइन आएगा। तो फिर अब की बार जो वहाँ पे आपका ई बराबर होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो अब की बार इस ई को हम किससे रिप्लेस करेंगे, बी से। बल का मॉडुलस क्या है, या हिंदी में आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक प्रेशर। स्ट्रेस की जगह क्या आ गया, प्रेशर आ गया, ये वाला पॉइंट। स्ट्रेन की जगह पर डेल्टा वी अपॉन वी, तो वो वी ऊपर चला जाएगा, तो माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। तो बच्चों ये हमारा आज का 2 तरह के इलास्टिसिटी के कोफिशिएंट पूरे हो गए। अब एक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और एनर्जी वाले 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।